Today our topic is radius of gyration. Radius of gyration. रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? किसी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस है जहां बॉडी का टोटली सारा मास होता है. तो प्लीज राइट डाउन द रेडियस ऑफ gyration. The radius of gyration of a body about a given axis is the perpendicular distance of a point from the axis of rotation where whole mass of the body may be supposed to be concentrated. मतलब क्या है? किसी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो मेन सेंटर में एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, उससे वो डिस्टेंस है जहां बॉडी का सारा मास होता है. इसके बाद हम इसका रेडियस ऑफ जायरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे. वही हमने एक एक्सिस ले ली, ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. एक्स वाई एक्सिस पे हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, जिस पर मैनी पार्टिकल्स हैं, nth पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल्स का हर एक का मास m है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हैं, r1 डिस्टेंस, r2 डिस्टेंस पे, r3 डिस्टेंस पे है. सभी का पार्टिकल्स का मास m है. rn डिस्टेंस पे, तो डायग्राम इसका एक रिजिड बॉडी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, तो प्लीज राइट नोट करो. सपोज वी हैव ए रिजिड बॉडी. हमने एक रिजिड बॉडी ली है, ये आपके सामने है. कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स each having mass m हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें n पार्टिकल्स हैं जिनका हर एक का मास m है. r1, r2, r3 up to rn are the perpendicular distance of these particles from the axis of rotation. r1, r2, r3 up to rn इन पार्टिकल का
रोटेशन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नेक्स्ट लाइन, वी नो दैट moment of inertia of body about a given axis आई जैसे कि पहले बता चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास गुना डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मैनी पार्टिकल्स हैं तो सभी का डिस्टेंस मास क्या था सभी का m, तो क्या बन जाएगा mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर प्लस अप टू m rn स्क्वायर। ये गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैनी पार्टिकल्स का। अब आप लोग देख रहे हो इसमें सभी m है जो वो सभी में कॉमन है क्योंकि सभी का मास सेम था सभी पार्टिकल्स का। तो क्या करेंगे, m को बाहर ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, क्या रह जाएगा हमारे पास r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस अप टू rn का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे n से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई n, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई n। तो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू m कॉमन था, m गुणा n r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर और इसके डिवाइड बाई n। अब m और n क्या हो गया, m मल्टीप्लाई n को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ बॉडी लिख सकते हैं ना इसको, टोटल मास ऑफ बॉडी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। ये निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब हम एक चीज और लेके चलते हैं साथ में, बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल लें तो टोटल मास इसका हम m मान लेते हैं यहाँ, क्योंकि बताया जैसे सेंटर ऑफ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो k डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट ले लिया हमने, k डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो लिखो आगे, इफ टोटल मास ऑफ द बॉडी, if total mass of the body m is concentrated at point P which is at a distance, sorry, at a perpendicular distance, which is at a perpendicular distance k from the axis of rotation, मीन्स अगर बॉडी का टोटल सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा भाई, जैसे मैंने बताया सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी p पार्टिकल सारा मास m यहाँ पे k डिस्टेंस पे है, तो इसका हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा I डैश इज इक्वल टू m k स्क्वायर।
इक्वेशन 2, where k is radius of gyration, where k is radius of gyration. मीन्स यहाँ भी के रेडियस ऑफ जाइरेशन है। अब इक्वेशन 1 और 2 आप देखोगे, इक्वेशन 1 में भी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है और यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है, या मैनी पार्टिकल्स के साथ निकल रहा है, या टोटल मास हम एक डिस्टेंस पे लेकर चले एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आई डैश इज इक्वल टू आई डैश की वैल्यू हमारे पास गिवन है एम के स्क्वेयर इज इक्वल टू, आई की वैल्यू ये है फर्स्ट इक्वेशन में, एम R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R3 स्क्वेयर अप टू Rn स्क्वेयर डिवाइड बाई n। m से m कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट सॉरी, के स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R3 स्क्वेयर प्लस अप टू Rn स्क्वेयर डिवाइड बाई n। तो के स्क्वेयर, के की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास? के इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R3 स्क्वेयर अप टू Rn स्क्वेयर डिवाइड बाई n अंडर रूट। के बन जाएगी हमारे पास के की वैल्यू। तो इससे क्या प्रूव हो गया? हैंस नोट करो, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी about a given axis is equal to the root mean square distance of its particles from the given axis। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। वही चीज हम एक ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिस पे एंगुलर एक्सीलरेशन वर्क कर रही है अल्फा, इस पे हम सेम एज इट इज एक रिजिड बॉडी लेते हैं। उस पर टॉर्क काम कर रहा है, पार्टिकल्स एन पार्टिकल्स लेते हैं हम, इसमें एन पार्टिकल्स, वही सेम एज इट इज, मास m1, डिस्टेंस सेकंड पार्टिकल्स r2 डिस्टेंस पे, m2 थर्ड पार्टिकल्स r3 डिस्टेंस पे, m3 मास और rn डिस्टेंस पे mn पार्टिकल्स।
तो राइट डाउन, वी कंसीडर a rigid body which is rotating about a given axis with a uniform angular acceleration alpha under the action of a torque. मीन्स हमें एक बॉडी, इस बॉडी में n पार्टिकल्स हैं जिनके मासेज m1, m2, m3, m4, mn तक हैं, जो r1, r2 से अप टू rn परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हैं। ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से घूम रही है और उस पर टॉर्क काम कर रहे हैं। सपोज बॉडी कंसिस्ट ऑफ n particles having masses m1, m2, m3 up to mn, which are at perpendicular distance यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r1, r2, r3 up to rn, respectively from the axis of rotation. In rigid body, angular acceleration of all the particles of the body remains same but their linear acceleration will be different. क्योंकि पहले बताया था, जैसे मैंने, रिजिड बॉडी है जिसमें रोटेशनल फॉर्म में एंगुलर एक्सीलरेशन सभी पार्टिकल्स का सेम होता है, लेकिन लीनियर एक्सीलरेशन सारे पार्टिकल्स का अलग होगा। क्यों? बिकॉज सारे पार्टिकल्स एक्सिस से अलग डिस्टेंस पे हों। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये अलग डिस्टेंस पे है, ये पार्टिकल्स अलग पे है, ये अलग पे, ये अलग पे है, तो डेट्स वाई, बिकॉज पार्टिकल्स आर डिफरेंट distances from the axis of rotation. Next line. Force on particle of mass m1 force on particles क्या होगा भाई? F1 is equal to फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 a1 है। फोर्स क्या होता है? मास गुणा एक्सीलरेशन। और लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है? आर गुणा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो क्या बन गया ये? m1 a1 इज इक्वल टू m1 a1 क्या बन गया? r1 अल्फा लीनियर एक्सीलरेशन, आर गुणा एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट लाइन, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स
मोमेंट ऑफ दिस फोर्स मीन्स टॉर्क। टॉर्क क्या होता है पहले बताया था, फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क यानी कि डिनोटेड बाय टाउ, यानी कि टाउ वन इज इक्वल टू F1 गुणा R1 इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ चुकी है, तो क्या बनेगा M1 R1 का स्क्वायर और अल्फा। ये चीज बनी ना। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये एक पार्टिकल्स के लिए था, तो पूरी बॉडी के लिए टाउ इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा, जो हमारे पास आ चुका है। एक पार्टिकल्स के लिए सभी का सेम होगा, तो M2 मैनी पार्टिकल्स हैं, M2 R2 का स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब देखोगे सभी इसमें अल्फा कॉमन है, तो टाउ इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा। मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी बार, यूज हुआ है हमारा समेशन फॉर्म, कि मैनी पार्टिकल्स हैं उनको ऐड करने के लिए हम एक समेशन फॉर्म यूज करते हैं। यूजिंग समेशन फॉर्म टाउ इज इक्वल टू Ni21 Mi Ri स्क्वायर ith पार्टिकल के लिए, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर अल्फा, वेयर I is equal to summation Ni21 Mi Ri square is equal to moment of inertia of the body about the given axis of rotation। तो टाउ क्या बन गया हमारे पास, ये अगर आई हो गया तो क्या हो गया आई अल्फा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा देन टाउ इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा भाई। तो इससे क्या प्रूव हो गया, हैंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about a given axis is numerically equal to torque acting on the body rotating with unit angular acceleration about it। टॉपिक इज कंप्लीट। अब हम सेकंड बुक पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स वाली यूनिट चली हमारी, जो उसमें हम 4 टर्म्स कर चुके थे, 5 8 कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करवा रहा था जो मैं। तो 5th वन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नोट करो, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट developed per unit volume when a magnetic specimen is subjected to a मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मीन्स जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। पहले बताया, मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। एक यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होती है वो उस मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी हो जाती है। आगे लिखो, इफ ए मैग्नेटिक स्पेसिमेन ऑफ वॉल्यूम V एक्वायर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M due to magnetization, then I is equal to M by V. I is equal to M by V. मतलब अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम V है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M प्राप्त कर लेता है मैग्नेटाइजेशन के कारण, तब I क्या हो जाएगा हमारे पास, M बाई V। और इसकी यूनिट क्या होगी, I की इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय V वॉल्यूम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो क्या बच गई, एम्पियर पर मीटर। तो नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी of a substance which show how easily the substance can be magnetized when placed in the मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मीन्स सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो यह दिखाता है कि सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पर वो कितनी आराम से या कितनी इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। It is denoted by GIM.
जाई एम इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई एच। मीन्स इसको ये भी बता सकते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को किससे डिनोट करते हैं? आई से, पहले हो चुका है टॉपिक। टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मतलब मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की रेशियो होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइम हमारी रिलेशन बिटवीन बी एच एंड आई। बी पहले हो चुका है मैग्नेटिक इंडक्शन, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये तीनों टॉपिक पहले हो चुके हैं, अब इनके बीच रिलेशन बताना हमें, तो नोट करो। व्हेन ए मटेरियल इज placed in a magnetizing field of strength H, then the material is magnetized। मतलब जब मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ H है उसमें रखते हैं तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? B। इन ए सब्सटेंस is the sum of the magnetic flux density in vacuum, magnetic flux density in vacuum B naught, and the magnetic flux density due to magnetization of the substance किससे डिनोट करते हैं? BM से। ये ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। डेट इज मीन्स क्या बना? B इज इक्वल टू B नोट प्लस BM, इक्वेशन 1। किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वैक्यूम की प्लस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन की वजह से। किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वैक्यूम की प्लस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन की वजह से। आगे लिखो, वी नो डैट जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एच एंड बी एम इज इक्वल टू म्यू नोट आई। So equation 1 becomes
बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस आई, इक्वेशन 2। दिस इज द रिलेशन इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह रिलेशन एसआई सिस्टम में होता है भाई। इन्हीं का रिलेशन देख रहे थे हम, BH ये स्टार्ट लेके चले थे। इन सीजीएस सिस्टम B इज इक्वल टू H प्लस 4 पाई, ये इन सीजीएस सिस्टम में होती है भाई इसकी वैल्यू, इन सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट और लास्ट टर्म है इसकी, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड जाइएम। म्यू आर क्या बताया था? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और जाइएम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसको नोट करते हैं, नोट करो। इफ बी एच एंड आई act along same direction, then equation 2 becomes B is equal to म्यू नोट H प्लस आई। ये चीज निकली थी हमारी। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई H, दोनों साइड H से डिवाइड कर दो। B बाई H म्यू नोट 1 प्लस मीन्स I डिवाइड बाई H, इक्वेशन 3rd। But we know that B by H is equal to mu और I by H is equal to JM. So equation 3rd becomes mu is equal to म्यू नोट 1 प्लस JM। म्यू नोट लेफ्ट हैंड साइड गया, डिवाइड बाई म्यू नोट इज इक्वल टू 1 प्लस JM, इक्वेशन 4th। बट म्यू बाई म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू आर, ये भी होता है ना भाई, पहले हो चुके हैं ये। म्यू बाई म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू आर। सो इक्वेशन 4th बिकम्स म्यू आर क्या हो गया फिर 1 प्लस JM, लिख सकते हैं इसको ऐसे भी। जो रिलेशन हम लेके चले थे म्यू आर एंड JM, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी
रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और JM मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये रिलेशन निकालना था, ये रिलेशन आ गया। डेट्स फाइनल।